अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। आवाज सबको क्लियर आ रही है? बिल्कुल। एम आई ऑडिबल? बात वालेकुम आवाज आ रही है सलाम। मेरी जी आवाज सर, से? जी सर, क्लियर। जी जी, ग्रेट। ये वक्ता वक्ता ना थोड़ा सा इनपुट देते रहिएगा ताकि हमें ये कंफर्म होता जाए कि हम सुने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें तमाम ज़रूरी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। क्रोम्स और पार्टिसिपेंट माशाल्लाह बेहतर आ चुके हैं। जी। आज के हवाले से जो हमारा टॉपिक है क्रोम्स, इसके हवाले से आप की स्क्रीन पे ये सामने बिल्कुल आ रहा है। आज हम कोशिश करते हैं कि एक कोई अच्छी सी बात से अपना आगाज करते हैं। तो आप पार्टिसिपेंट्स में चाहूंगा कि कोई एक अच्छी बात शेयर करे जो बिल्कुल शॉर्ट हो। तो कोई शेयर करना चाहेगा? कोई अच्छी सी बात जो सबके लिए सिलाई भी हो और मोटिवेशनल भी हो। एनीवन फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। इससे मुझे अंदाजा भी होता रहेगा कि सब एक्टिव भी हैं और स्क्रीन ऑन करके बिल्कुल कभी कभी पार्टिसिपेंट काम में भी मसरूफ हो जाते हैं। तो मेरी ये स्टडी आज आखिर तक रहेगी। अस्सलाम अस्सलाम जी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर मैं ये आई एम अच्छा, अलमा जो भी सिद्दीकी। गुफ्तगू करें ना, एक चीज का माम बिल्कुल जरूरी है कि आप अपना नाम और कहाँ से आपका ताल्लुक है, किस इंस्टीट्यूट से, ये जरूर बता दें ताकि हमें अंदाजा होता जाए कि कौन हमसे बात कर रहा है। जी। सर मैं कराची बल्दिया टाउन से ईसीटी टीचर हूँ ना। जी जी। अच्छा मैं अच्छी बात ये शेयर करना चाहूँगी कि अगर हमें अपनी लाइफ में कामयाब होना है तो हमें अपने बड़ों की और अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उनकी रिस्पेक्ट करते माश- रहेंगे तो अल्लाह ताला हमसे राज़ी रहेंगे और हमें कामयाबियाँ मिलता रहेंगी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। एक बहुत अच्छी शेयरिंग जो हम सब के लिए एक देखें आज, जैसे कि हमारी सेशंस होते हैं, ज्यादातर ये जो सेशंस हैं ये टीचर कम्युनिटी के लिए होते हैं। और कभी कभी हम कोऑर्डिनेटर भी होते हैं, कभी प्रिंसिपल भी होते हैं, कोई शिरकत मुख्तलिफ भी कभी कभी होती है। मगर जो ज़्यादातर हमारी जो पार्टिसिपेशन होती है, जो ये कम्युनिटी हमारी है, वो टीचिंग कम्युनिटी है। तो हमारे जो भी सेशंस होते हैं, जो भी शेयरिंग्स होती हैं, जो भी गुफ्तगू होती है, तो हमारी टीचिंग और टीचर्स के इर्द गिर्द ही रहेगी ताकि हमारी प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती रहे। थैंक यू सो मच, जजाकल्ला फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आते हम अपने अस्सलाम टॉपिक की वालेकुम तरफ। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। जी सर, मैं हैना फ़हीम हूँ और ये जी जी। कराची के तक़वा मॉडल स्कूल से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ जी मैं जी। 12 ईयर्स से टीचिंग कर रही हूँ और जी जी। उर्दू अदब में मास्टर्स किया है और उर्दू की टीचर हूँ सेकेंडरी क्लास की। जी जी जी, माशाल्लाह। कुछ शेयर और करें। जी बिल्कुल सर, शेयरिंग मेरी यही है कि टीचर का और स्टूडेंट का बॉन्ड बहुत बेहतरीन होना चाहिए। मतलब टीचर गुड लिसनर होगा ना तो उसका जो जी जी। स्टूडेंट है वो कहीं नहीं जाने वाला। मतलब आप उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी देखेंगे। लेकिन हमारा अलमिया जी ये है कि हम सिर्फ जो एज अ टीचर हम सिर्फ सुनाते हैं, जी। हम सुनना नहीं चाहते। इसीलिए ज़्यादा सुनना प्रॉब्लम्स है। होते हैं। पहले ये इतनी बातें नहीं होती थी कि स्टूडेंट पढ़ना नहीं चाहते, स्टूडेंट रिस्पेक्ट नहीं करते, स्टूडेंट ये नहीं करते, स्टूडेंट वो नहीं करते। लेकिन मसला ये है कि जी अब जी। हम जो है ना स्टूडेंट को उस तरह से समझते ही नहीं है, क्योंकि सर जी पुराना दौर जो आपकी था ना वो बात में से सोशल मीडिया का दौर नहीं था। जी आपकी सॉरी बात में सर। से मैं ये कुछ करता हूँ कि जी आपकी बात, क्योंकि ये पॉइंट थी कि कोई अच्छी शेयरिंग। तो आपकी बातों में से मुझे आइडिया ये हो रहा है कि मैं जब सही समझाऊं कि स्टूडेंट और टीचर का जो बॉन्ड है वो बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए और एक दूसरे को उनको पॉजिटिव होना समझना चाहिए। चाहिए। सही है। जी जी, माशाल्लाह। जी अच्छा, जी जिन सर। चीज़ों को हम सारी चीज़ों को अच्छी बातों को ना, हम कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ का आगाज़ करें तो हम एक अच्छी बात से करें। तो दो अच्छी बातें माशाल्लाह पार्टिसिपेंट्स ने की और जज़ाकल्लाह खैरा, और एक बेहतरीन हमारे टॉपिक से भी रिलेटेड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बराबर। हमें। तो हम आए अपने टॉपिक की तरफ और इन सारी चीज़ों को, हर गुफ्तगू को, हर इनपुट को इंशाल्लाह तक कोशिश करेंगे कि आज के टॉपिक से हम इंटीग्रेट करेंगे और आखिर में इंशाल्लाह ताला ताकि हम अपने जो हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं आज के 1 आवर के, उनको भी इंशाल्लाह ताला मिलकर अचीव करेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं बोलूंगा मगर आपकी तरफ से भी इंशाल्लाह ताला पार्टिसिपेशन रहेगी। कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो बिल्कुल एंड में रखेंगे। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम अब बिल्कुल ईमानदारी के साथ आपके जो आखिरी जो मिनट्स होंगे, 10 मिनट्स, वो आपको इंशाल्लाह ताला देंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो हमारा साथ जो रहेगा सेशन का, वो आपके साथ रहेगा 6:45 तक इंशाल्लाह ताला। तो आज का टॉपिक है क्लासरूम CROMS। जो भी हम ट्रेनिंग से ऑर्गेनाइज करते हैं उनका जो ताल्लुक होता है, कोई ना कोई मैं एब्रीवेशन रखता हूँ ताकि वो ट्रेनिंग आपको
याद रहे। आज की जैसे ट्रेनिंग का नाम है क्रोम्स, CROMS, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग स्किल्स। आते हैं अपनी रेशनल की तरफ। डिफाइन, अस्सलाम सबसे वालेकुम। पहली पॉइंट है कि डिफाइन द, वालेकुम सलाम। सर ये स्क्रीन रोटेट करते हैं, शुरू वाली चीज़ है ना, शो नहीं हो रही सही। अभी अभी अब शो हो रही है मेरी स्क्रीन? सर स्क्रीन शो हो रही है लेकिन कंप्लीट शो नहीं हो रही ना, विंडो आपकी स्लाइड कंप्लीट शो नहीं हो रही। पोर्ट्रेट में शो हो रही है ना, आप लैंडस्केप पे रहें तो सही शो होगी हमारे पास। मेरे पास सर लैंडस्केप में ही है अभी। जी सर, अब ठीक हो गई है, अब ठीक हो गई है। अब ठीक है, राइट नाउ? मुझे अभी अभी की सिचुएशन बताएं, नहीं इज इट नहीं ओके? नहीं नहीं सर, दोबारा दोबारा से वैसी ओके, हो गई, पहले ठीक अच्छा। हुई थी। इसका इसका मतलब मेरे पास लैंडस्केप नहीं होगी तो आपके पास लैंडस्केप होगी, ठीक है। ओके, आज ये पहली मतलब ऐसे, अब आपके पास बिल्कुल ओके। जी अब सर अब आपके पास ठीक है, ओके। अब ठीक है, अब ठीक है। ग्रेट। अच्छा, टेक्नोलॉजी आई थिंक अपडेट हो रही होती है तो हमें आज ये भी पता चल गया, ठीक है, इट्स ओके, लेट्स गो ऑन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कोई भी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो उसका रैशनल, उसके मकासद हम शेयर करते हैं कि आज हम क्या क्या चीजें सीखेंगे और किन किन चीजों पर हम फोकस करेंगे। सबसे पहली पॉइंट है डिफाइन द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। जैसे कि हमारे टॉपिक का नाम है क्रोम्स, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग स्किल्स। नंबर टू पॉइंट है कि एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग। हम ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग को समझेंगे कि आखिर ये है क्या, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इन प्रैक्टिसेस को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। पॉइंट नंबर थ्री इज अप्लाइंग द करेक्ट यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथडोलॉजीज। जब हम कोई भी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें कौन सी मेथडोलॉजीज अप्लाई होती हैं। कभी कभी ऐसे होता है कि जो मेथडोलॉजी हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होती या रेलिवेंट नहीं होती। इस वजह से हम ये भी देखेंगे कि उनमें किन किन चीजों का ख्याल रखा जाएगा ताकि उस मेथडोलॉजी को हम एक्यूरेटली अडॉप्ट करें और आगे आखिर में हमें वो जो टारगेट्स होंगे वो आसानी से अचीव हो सकेंगे अगर मेथडोलॉजी एक्यूरेट होगी तो। डिस्टिंग्विश बिटवीन सब्जेक्टिव ओपिनियंस एंड सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ओपिनियंस। जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें हमारी दो किस्म की ओपिनियंस आती है, इनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लास्ट नंबर पॉइंट इज डिजाइन एंड ऑब्जर्वेशन प्लान। जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की सारी चीजें समझ लेंगे, मेथोडोलॉजी समझ लेंगे, एवरीथिंग, हर एंगल पे हम चीजों को समझ चुके होंगे तो कम से कम हम इतने काबिल हो जाएं कि वी मस्ट बी एबल टू डिजाइन अ प्लान फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन विथ मॉनिटरिंग इंडिकेटर्स। जब हमें इंडिकेटर्स को भी पता होगा और ताकि हम आगे ये जो सर्विस है उसको हम प्रैक्टिस भी कर सकें। ये जो आज हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ये जो स्किल, ये जो क्या कहते हैं कि सर्विस हम सीखने जा रहे हैं, आज आपको इन चीज़ों का अंदाजा होगा कि ये चीज़ें हमारे लिए कितना ज़रूरी हैं और जो टीचिंग प्रोफेशन से हम ताल्लुक़ रखते हैं उसके लिए भी तमाम ज़रूरी हैं चीज़ें, और स्पेशली ये आपके करियर के लिए भी तमाम ज़रूरी है ताकि इसमें आपको ये सबसे बड़ी खुशी होगी कि आगे टीचर क्या क्या बेहतर बेहतर परफॉर्मेंसेज और करियर्स में हिस्सा ले सकता है। पॉइंट नंबर वन इज वाई CRO, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हम क्यों करते हैं। पॉइंट नंबर टू, जो हमारे जो शुरू में हमने रेशनल शेयर किए, ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे आएंगी और यही चीजें आखिर तक हम बिल्कुल इंटीग्रेट करते हुए अपने रेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ तकमील तक इंशाल्लाह ताला पहुंचेंगे। नंबर टू इज हाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, ये आखिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसे मुमकिन है, कैसे की जाए और बेहतर कैसे की जाए। क्लासरूम ऑब्जर्वेशनल एरिया, जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए जाएंगे तो उनमें क्या क्या एरियाज हम कवर कर रहे होंगे, क्या क्या चीजें हमें उसमें इंक्लूड करने चाहिए, कौन से एरियाज इंक्लूड नहीं करने चाहिए। एक स्टैंडर्ड बाकायदा तय होगा कि आज कि ये जो चीजें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का हिस्सा रहेंगी और ये जो इंडिकेटर्स हम शेयर करेंगे ये इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस होते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये सिर्फ हमारे डिजाइन के नहीं होंगे मगर इनकी इंटरनेशनल इनकी एक वर्थ होगी, इसकी एक अहमियत होगी। उसके पॉइंट नंबर फोर में हम देखेंगे कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मेथोडोलॉजी के क्या मेथोडोलॉजी हम अप्लाई करेंगे। इंटरनेट स्टैंडर्ड्स इस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बारे में क्या कहते हैं, क्या ये जरूरी है या सिर्फ हमने अपने टीचर्स को परेशान करने के लिए एक टूल डिजाइन किया है, या उनको क्या कहते हैं जस्ट ऑब्जर्वेशन एंड मॉनिटरिंग एंड प्रेशर में रखने के लिए किया है, या इसकी कोई अफादियत या इसकी कोई अहमियत भी है। इसकी रियलाइजेशन आज हमारा मकसद है कि सारे टीचर्स को हो जाए और वाकई दिल से वो कहें कि हमारी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों नहीं हो रही या हम किसी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हिस्सा क्यों नहीं ले रहे। मॉनिटरिंग एंड इट्स रोल इन CRO, उसका आखिर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में मॉनिटरिंग का रोल क्या है। इम्पैक्ट ऑफ क्रोम ऑन सिस्टम, ये सिस्टम के लिए कैसे बेहतर और फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर एट, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर इसकी क्या होगी।
लास्ट पॉइंट जो सब टीचर्स के लिए एक इंशाल्लाह खुशी का बायस बनेगी बात, कि उनको आइडिया होगा कि इस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को, एज ए क्लासरूम ऑब्जर्वर, हम अपने करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, चाहे हमारा ताल्लुक एक प्राइवेट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन से ही क्यों ना हो, कहीं पर भी हम हैं और आगे हमें इंशाल्लाह ताला। ये पॉइंट सबको क्लियर है बिल्कुल? 9 पॉइंट्स। आई वांट जस्ट सिंपल इनपुट। ये बिल्कुल क्लियर है सारी पॉइंट्स कि हम किस तरफ जा रहे हैं? आवाज मेरी बिल्कुल क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, यस सर। माशाल्लाह, ग्रेट। जी। नाउ कम टू पॉइंट नंबर 1। वाई सी आर ओ, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आखिर क्यों, इसकी सबसे बड़ी क्या वजह है? सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टीचर्स के लिए होती है। अच्छा, आप सबसे मेरा ये सवाल है कि ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आखिर किसके लिए डिजाइन की गई है? क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जब आप सुनते हैं तो उसमें आपके जहन में क्या क्या आता है? पार्टिसिपेंट्स, आपकी तरफ से क्या इनपुट, क्या जहन में आपके आता है जब आप सीआरओ का नाम सुनते हैं, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होने जा रही है? आपकी आपके जहन में क्या क्या आता है? हमारे जहन में ये आता है कि क्लास के अंदर जितने भी बच्चे हैं या जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस लेवल का या जो भी सब्जेक्ट, हर चीज़ की मॉनिटरिंग करनी है। कौन सा बच्चा कैसे पढ़ रहा है, गेन कर रहा है नहीं कर रहा है, शरारत कर रहा है, कितनी आउटपुट दे रहा है। एज ए टीचर आप ये जो मुझे आगे जवाब देंगे वो एज ए टीचर देंगे, जब आप क्लास में बैठे हैं और आपकी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होने जा रही है, और एज ए टीचर ये सबसे पहले हमारे जहन में ये आता है कि आखिर ये टीचर के लिए होती है या फिर ये टीचिंग के लिए होती है? दो चीजें हमारे जहन में जब आती हैं, क्योंकि इनका कंसर्न जो जो सारी चीजें हम देखेंगे टीचर्स के लिए या टीचिंग के लिए। जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की तरफ जब हम जाते हैं, उसका सबसे बड़ा जो सबब होता है, हमें टीचर को बेहतर करना होता है थ्रू आउट द टीचिंग। ये खाली सिर्फ टीचर को बेहतर करने के लिए होती है। लेट्स सपोज देयर इज a इन टीचिंग इन द क्लास, वी डोंट वांट ओनली टू मेक द बेटर प्रैक्टिसेस ऑफ मिस्टर जीशान, बट टीचर एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, दो एक शख्सियत और उसकी जो प्रोफेशनल टीचिंग प्रैक्टिसेस हैं, हम दोनों को बेहतर करना चाहते हैं। कभी कभी टीचर्स के जहन में ये आता है कि ये सिर्फ हमें बेहतर करने आ रहे हैं या हमारे टीचिंग स्किल्स के लिए बेहतर करने के लिए आ रहे हैं। एक सर्वे हमने किया तो टीचर्स की राय भी हमने ली। कहीं कहीं जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते थे तो टीचर परेशान हो जाते थे कि ये टीचर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होगी, हमारा टाइम भी ज़ाया होगा। मगर जब उनको बताया गया कि आखिर वाई क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, तो फिर उन्होंने इंतजार किया कि सर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन हमारी होनी चाहिए, इसमें हमारी भी बेहतरी है और हमारी टीचिंग प्रैक्टिस की भी बेहतरी है। पॉइंट नंबर 3 इज स्टूडेंट एंड पीयर्स। हमारे जो स्टूडेंट्स क्लास में अवेलेबल होते हैं, सीख रहे होते हैं। और नंबर 4 अगर अब आप देखेंगे, स्टूडेंट लर्निंग। फर्स्ट पेयर इज टीचर इन टीचिंग एंड सेकंड पेयर इज स्टूडेंट इन स्टूडेंट लर्निंग। ज्यादातर ये देखा गया है कि जब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती है तो उसके बाद स्टूडेंट्स में भी बेहतरी आती है और स्टूडेंट लर्निंग प्रैक्टिसेस में भी बेहतरी आती है। जब हम इंडिविजुअली देखते हैं कि कौन सा स्टूडेंट क्लास में बेहतर परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, या स्टूडेंट्स की लर्निंग कितनी बेहतर हो रही है। स्टूडेंट लर्निंग हमेशा अवॉइड हो जाती है, हम स्टूडेंट पे फोकस करते हैं मगर उनकी स्टूडेंट लर्निंग पे फोकस नहीं करते। उसके बाद हमारी पॉइंट आती है टाइमली इनकाउंटर। टाइमली इनकाउंटर से मकसद है, जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करते हैं तो इसमें दो किस्म की टाइमलाइन इन्वॉल्व होती है। एक किस्म की इन्वॉल्वमेंट होती है जिसको हम कहते हैं कि समेटिव। जब हम एंड में कर रहे होते हैं, साल के एंड में क्लासरूम ऑब्जर्व करते हैं या जो भी चीजें करते हैं, या फिर सेशन जब स्टार्ट हो रहा होता है, तो पहले हफ्ते को या दूसरे हफ्ते को या फर्स्ट टर्म को तो हम बिल्कुल कहते हैं कि चले आप इसको तो आगे बढ़ाएं और फिर हम देख लेंगे कि आखिर क्या क्या बेहतर हो रहा है। ये प्रैक्टिस बिल्कुल सिस्टम के लिए बेहतर नहीं होती। क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो साल के, जब हम एनुअल प्लान बनाते हैं उसमें ये डिजाइन हो चुकी होती है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन पूरे सिस्टम में कितनी होंगी और हमारी क्लास में किस किस क्लास में कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ होंगी। तो इसलिए हमें टाइमली इन चीजों को इनकाउंटर करना तमाम जरूरी होता है, ताकि जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, मिड टर्म, जितनी भी चीजें हमारे वक्त हमारे पास गुजर रहा होता है एकेडमिक्स के हवाले से, वो बेहतर से बेहतर हो सके। लेट सपोज अगर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन टाइम पे नहीं होगी तो फर्स्ट टर्म में जो चीजें गैप में आ चुकी होंगी, तो सेकंड टर्म में जब वो हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन स्टार्टिंग में या एंड में कर रहे होंगे तो वक्त तो गुजर चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक एक तसलसल के साथ प्रैक्टिस किया जाए तो ये स्टूडेंट के लिए और टीचर्स के लिए बेहतर हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ टीचर की टीचिंग प्रैक्टिसेस बेहतर करनी है। लेट सपोज टीचर की टीचिंग प्रैक्टिसेस रिकमेंडेशंस में बेहतर हो गई, उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि टीचर तो अपनी तरफ से बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, मगर क्या स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है?
उसके जो साइड स्टेक होल्डर्स हैं, पेरेंट्स हैं, दूसरे जो भी इंटरकनेक्टेड स्टूडेंट्स के साथ हम कंसर्न स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट से कनेक्टेड चीजें क्या वो भी बेहतरी के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो वो भी रिकमेंडेशंस में क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम दे सकते हैं। एक पूरा प्रोसेस है, आपको सारी चीजें इंशाल्लाह ताला एंड में इन चीजों का पता चलेगा। नंबर 6 इज क्वालिटी टाइम। हमारे टीचर जब क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, दे आर टीचिंग वेरी वेल इन क्लासरूम, दे आर यूटिलाइजिंग द टाइम वेरी वेल। मेन चीज ये है कि जो वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो बेहतरीन इस्तेमाल हमारे हिसाब से हो रहा है या क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हो रहा है। क्वालिटी टाइम का मकसद है जब हम क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं, 45 मिनट्स होते हैं या 50 मिनट्स होते हैं, ठीक है, उसका बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल हम टीचिंग पर्सपेक्टिव में कितना करते हैं। अगर हम एक क्लास को अगर अब तोड़ के देखें कितना कितना टाइम किस किस एरिया में इस्तेमाल हो रहा है, तो हम जब इंटीग्रेट क्वालिटी टाइम देखते हैं कि टीचिंग में हमारा कितना टाइम गुजर रहा है, वो ज्यादा से ज्यादा लेस देन 50% इस्तेमाल हो रहा होता है। और ये आपको हैरानगी होगी कि हम जो 100% टाइम को देखेंगे तो 100% हम सिर्फ टीचिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। और जब हम प्लानिंग करते हैं तो वो क्रेडिट आवर्स हम पूरे काउंट कर रहे होते हैं। तो हमारी कोशिश है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में हम क्वालिटी टाइम को भी बेहतरी की तरफ लेके जा सकें। दिस इज आल्सो YCRO। लास्ट नंबर पॉइंट आप देखेंगे, नंबर 7 एंड लास्ट, कि क्लासरूम परफॉर्मेंस। टीचर भी बेहतर हो रहा है क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के बाद। टीचिंग प्रैक्टिसेस, स्टूडेंट्स एंड पीयर्स, पीयर्स मींस जो उनके साथी हैं, अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंडेशन की तहत अगर उनमें बेहतरी आ रही है, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने दोस्तों से सीखते हैं। टीचर के कितने भी पढ़ाने से वो उतना ध्यान नहीं दे पाते जितना वो अपने साथी बराबर में बैठे हुए दोस्त से वो सीखते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है जो हर क्लास में, दुनिया की कोई भी क्लास हो, चाहे वो कराची में हो, चाहे वो हैदराबाद में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे वो दुनिया की किसी भी कंट्री में हो, तो कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने पीयर्स से बेहतर सीख पाते हैं। तो स्टूडेंट्स एंड पीयर लर्निंग दोनों को हम इन्वॉल्व करते हैं। तो ये चीजें हैं जिससे आंसर हमें मिल रहा है कि YCRO, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, आखिर हम करते क्यों हैं इन सबको बेहतर करने के लिए। अब ये किस, दिस वाज द व्हाई। नाउ पॉइंट नंबर 2 इज हाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। अब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्यों तो ठीक है, मगर उसको हम करेंगे कैसे। अच्छा, आप सबसे ये मेरा छोटा सा सवाल है कि किसी ने क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में कभी भी जिंदगी में हिस्सा लिया है, कभी, कभी भी? एनी वन ऑफ यू? आज हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान से बहुत से टीचर्स बैठे हैं, किसी किसी ने भी सर ऑब्जर्वेशन की जाती है, जैसे हमारी कोऑर्डिनेटर है, हमारी एचओडी है, वो आके ऑब्जर्व करती है क्लास जब क्लासरूम हम ऑब्जर्वेशन टीचिंग करते हैं। जी जी जी, ये क्लास समटाइम प्रिंसिपल होते पर्सन हैं, जी, पर्सनली समटाइम्स। आपने हाँ। खुद कंडक्ट की है कभी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन? नहीं, लेकिन हम रिपोर्ट्स अच्छा पाएंगे अच्छा सर जिसमें पता अच्छा अच्छा चलता अच्छा है कि मैं हमारे आज गवर्नमेंट टीचर्स का कुछ अच्छा गवर्नमेंट किया है। स्कूल्स में तो ये नहीं होती ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मल्टी ग्रेड क्लासेस को एक ही टीचर पढ़ा रहा होता है या दो टीचर पढ़ा रहे होते हैं, उसके ऊपर होता है टीओ डीओ, ये वो आते नहीं है इतने, इतना दफा या इतनी बार, साल बिल्कुल में सर, एक दफा बिल्कुल आते हैं वो भी ये। जी जी। जी, बिल्कुल इट्स नॉट पॉसिबल इन मल्टी ग्रेड क्लासरूम टीचिंग। मल्टी ग्रेड क्लासरूम टीचिंग में ये किसी हद तक तो ठीक है, मुमकिन हो सकता है, मगर एक्यूरेटली हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन मल्टी ग्रेड टीचिंग में किसी हद तक कर सकते हैं। इट इट डजंट मीन कि नो, मगर हम कर सकते हैं, मगर इतनी इफेक्टिव नहीं हो, क्योंकि क्लासरूम ग्रेड वाइज जब होगी, सब्जेक्ट वाइज जब होगी, तो ही हम स्पेसिफिकली उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और सबसे बड़ी इसकी वजह सर ये है, और सर पार्टिसिपेंट, सबसे बड़ी वजह यह है कि जब क्लासरूम ऑब्जर्वर जब वो जाता है तो उसमें दो पर्सपेक्टिव एक्सपर्टीज के होते हैं। एक होता है उसकी प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, नंबर 2 इज टेक्निकल एक्सपर्टीज। प्रोफेशनली हम कितनी अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप सीखेंगे इंडिकेटर्स में जो हमारे आगे आ रहे हैं। और नंबर 2 पर्सपेक्टिव होता है टेक्निकल पर्सपेक्टिव। लेट सपोज यू आर गोइंग फॉर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एंड यू आर गोइंग इन इंग्लिश क्लास, and the person is concerned with mathematics. Class is English and person is mathematics. Language and science बिल्कुल ही अलग अलग हो गया। तो इस चीज का होना तमाम जरूरी है कि एक प्रोफेशनल क्लासरूम ऑब्जर्वर जा तो रहा है, और सबसे बड़ी उसकी रिलेवेंस ये भी होनी चाहिए कि उसका टेक्निकल पर्सपेक्टिव उस क्लास से मैच हो रहा हो, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं कि आखिर जब हम क्लासरूम ऑब्जर्व करने जा रहे होते हैं, बीइंग पार्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल पर्सपेक्टिव, दोनों चीजें में आप क्वालिफाई कर रहे हैं
एंड यू आर रेडी टू गेट इन द क्लास, सबसे पहले हम जो चीजें ऑब्जर्व करते हैं, टास्क एंड इम्पैक्ट्स। ज्यादातर क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस में ये चेक किया गया है, जो हमने ऑब्जर्व की हैं कुछ साथियों की, उसमें हमने ये देखा कि टास्क को तो काउंट किया जा रहा था कि कौन से टास्क अचीव हो रहे हैं और कौन से टास्क अचीव नहीं हो रहे हैं, यस एंड नो। अच्छा, परफेक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में सिर्फ टास्क ऑब्जर्व नहीं किए जाते, मगर उनका इम्पैक्ट भी ऑब्जर्व किया जाता है। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में हमने सीखा, समझा, कि जब हम टीचर को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि अलोंग विद द टीचर हम उनकी प्रैक्टिसेस को भी देखते हैं कि आकर उनकी टीचिंग प्रैक्टिसेस कितनी बेहतर जा रही हैं। स्टूडेंट्स को जब हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि उनकी प्रोफेशनल साइड के साथ साथ उनके टेक्निकल साइड, उनकी स्टूडेंट लर्निंग कितनी बेहतर हो रही है। बाज़ औक़ात हमें कुछ चीजें मंजर आम पे नजर नहीं आ रही होती, मगर साइकोलॉजिकली हम ग्राउंड रियलिटी पे हम असेस कर रहे होते हैं। याद कीजिएगा कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन तब तक परफेक्ट क्लासरूम ऑब्जर्वेशन नहीं मानी जाएगी जब आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में पहले मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक, क्लोजिंग तक नहीं बैठेंगे। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में लोग बीच में से चले जाते हैं और वो कहते हैं क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इज डन। नो, इससे बिल्कुल भी उसको क्या कहते हैं कि क्वालिटी ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाएगा। सबसे पहले नंबर 2 पॉइंट है कि इनपुट एंड आउटपुट। टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा है, दैट्स गुड, ठीक है, मगर उसके बाद हमें यह भी ऑब्जर्व करना है टीचर की टीचिंग मेथड्स भी बेहतरीन हैं, उसके बाद टीचर की कम्युनिकेशन भी बेहतर है, टीचर प्रोफेशनल भी बेहतर है, टीचर की टेक्निकल स्टडीज भी बेहतर है। क्या स्टूडेंट लर्निंग हो रही है? उसका ताल्लुक है हमारे इम्पैक्ट के साथ, उसका ताल्लुक है हमारे आउटपुट के साथ। ये दोनों पॉइंट में आप देखेंगे कि टास्क एंड इम्पैक्ट। टास्क इज कंसर्न विद टीचर, इम्पैक्ट इज कंसर्न विद स्टूडेंट्स लर्निंग। इनपुट इज टीचिंग एंड आउटपुट इज स्टूडेंट लर्निंग। इन दोनों चीजों को हमें क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में बेहतरीन तरीके से चेक करना है। कैसे? ये बात आगे आएगी। नंबर 3 पॉइंट इज साइलेंट एंड पेशेंस। आपने शुरू शुरू में पिक्चर, अच्छा, स्लाइड नंबर 1 आज की जो थी वो कितने पार्टिसिपेंट्स ने गौर से देखी थी? जी, ये आप सबसे सवाल है, जो भी अभी ऑनलाइन बैठे सेशन सुन रहे हैं। जी, स्लाइड नंबर 1 जो थी, टाइटल स्लाइड, वो कितने पार्टिसिपेंट्स ने गौर से देखी थी? उसमें से एक सवाल करूंगा मैं आपसे। सर गौर से तो देखी थी, अब कुछ याद है, कुछ रिकॉल हो जाएगा उसमें जब एक आप। उस जी जी जी, स्लाइड नंबर 1 में सर क्या था, क्या खास बात थी उसमें, जो क्या जहन में आपके आ रहा है? कोई फोटो लगी हुई थी वहां पे? जी पिक भी थी और आउटलाइन भी थी सारी। नहीं सर, बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट में। बिल्कुल चलिए स्टार्ट मैं में लेके तो जाता हूँ सर आपको। सीआरओ का फुल फॉर्म भी था, क्लासरूम जी, मॉनिटराइजिंग ऑब्जर्वेशन, ये वो सारा, एक पिक्चर भी थी साथ में। पिक्चर में क्या था अभी तक नहीं पहुंचे, उससे पहले अगर आप जवाब देंगे तो आप एक बेहतरीन पार्टिसिपेंट में शुमार होंगे। जी, आ रहा है कुछ याद? अस्सलाम वालेकुम सर। सर पिक्चर में वालेकुम क्लासरूम था। सलाम। क्लासरूम था, मगर ये जो ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, आपने उसकी पोजीशन देखे, कहाँ आवाज बैठा आ है रही है वो? सर? लास्ट सर में। वो जी, आप पीछे आ रही बैठा है? है, पीछे। और बिल्कुल सर पीछे बैठे हैं क्लास। थोड़ा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होती है इस तरीके से कि ऑब्जर्वर बिल्कुल पीछे देखे बैठे और स्टूडेंट्स को भी नोट डाउन करे और टीचर को भी देखे, टीचर किस तरह, टीचर के मेथड्स को और स्टूडेंट्स की पार्टिसिपेशन को, ये दो चीजें नोट डाउन होंगी। प्लान, और सर इसकी प्लानिंग होती है, नहीं, इस टीचर जो पिक्चर पे अगर हम ऑब्जर्वर बात होते करें, हैं। जी जी सर। ये पॉइंट जो है सर सबसे ऑब्जर्व बड़ी, मैं किया पॉइंट जाता की है। तरफ लेके जी जाना सर चाह रहा हूं, मैं ऑब्जर्व। आपको जिस पॉइंट की तरफ, जिस जी पॉइंट की जी तरफ सर। टीचर आप देख जिस पॉइंट की तरफ मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूं, कि जब हम क्लासरूम एज ए क्लासरूम ऑब्जर्वर जाते हैं तो हमें टीचर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना होता। और ये जहां देखा आपने पॉइंट नंबर 3 में, कि साइलेंट एंड पेशेंस के साथ आपको खामोशी के साथ बैठना है, उनसे गुफ्तगू भी नहीं करनी है, ना अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना है। बिल्कुल खामोशी के साथ आपके पास जो फॉर्मेट होता है उसको फुल करके आपको आना होता है, और बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल टीचर को डिस्टर्ब नहीं करना होता। और अगर आप एक सवाल, लेट सपोज जब हम इंडिकेटर के पास आएंगे तो एक आपसे सवाल होगा, वो भी करेंगे, मगर ऐसे अंदाज में कि स्टार्टिंग में, के बाद में आपको टीचर को बीच में डिस्टर्ब ना करना पड़े। आपको अपना फॉर्मेट बिल्कुल माइंड में होना चाहिए कि कब, किस टाइम पे, किस तरीके से मुझे क्लास में इन होना है और मुझे चले जाना है। और इस चीज का ख्याल करना है कि टीचर मुझसे बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, और जब मैं क्लासरूम ऑब्जर्व करूं, टीचर को एहसास ही ना हो कि मैं क्लासरूम में बैठा भी हुआ हूं। जी, उसके बाद आते हैं नंबर 4 पे, इंडिकेटर्स। किस इंडिकेटर्स के तहत हम उस क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को मुमकिन बनाएंगे? उसमें नो बायसनेस,
लेट सपोज कुछ इंटरनल टीचर्स को रिकमेंड किया जाता है कि आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेंगे, और उनकी कुछ जान पहचान भी होती है क्योंकि वो वहाँ के इंटरनल होते हैं। ज्यादातर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन एक्सटर्नल्स की तरफ से होती है, बाहर से आते हैं और उनको क्लासरूम ऑब्जर्वेशन के लिए। तो दोनों सूरत में आपको नो बायसनेस, जीरो बायसनेस दिखानी है कि कोई भी किसी भी वजह से आपको इंडिकेटर के हिसाब से जो फाइंडिंग्स देनी है वो एज ए रोबोटिक देनी है, जो पॉइंट नंबर 6 कह रही है कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। उसका एविडेंस आपका फॉर्मेट बता रहा हो कि वाकई ये इन्होंने वहां पर देखा था। बाजू का हमने कुछ क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस में देखा कि हमें बायसनेस नजर आई और वो क्वालिटी ऑब्जर्वेशन हमें एहसास उसका नहीं हुआ। इसी वजह से आपने देख रहे हैं कि 6 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि 8.33। लेट सपोज आप किसी टाइम पे दाखिल हुए हैं और कोई ऐसा एविडेंस या फाइंडिंग आप नोट कर रहे हैं 7 इंडिकेटर्स में से, लेट सपोज उस इंडिकेटर का सामने उसके आपको टाइम लिखना है और उसकी हिंट देनी है कि मैंने ये इस वक्त और इस पॉइंट और इस सेक्शन में ये चीज देखी। इससे हम वेरीफाई करते हैं कि एक क्लास लेट सपोज 8:30 पे स्टार्ट हुई है और 8:33 पे मैंने एक ऐसी फाइंडिंग लिखी है जिसमें मैंने लिखा है कि लेसन प्लान वाज नॉट अवेलेबल। इफ लेसन प्लान वाज अवेलेबल बट इट वाज नॉट एज पर स्टैंडर्ड, इट वाज नॉट एज पर ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्मेट। बहुत सी चीजें होती हैं जो आती हैं, या है नहीं है तो उस हिसाब से नहीं है, या है तो फिर उसमें गैप्स हैं। बहुत सी चीजें क्या कहते हैं कि फॉर्मेटिंग में है। तो सारी चीजें आप देखेंगे। और अगर आपने लेसन प्लान के बारे में अगर आपको पूछना है तो 8 बजे अगर आपकी क्लास में एंट्री हुई है तो मैक्सिमम 8:35 पे आपको ये सवाल हो जाना चाहिए। ऐसे ना हो कि जब आपकी क्लास में अचानक आपको याद आए कि लेसन प्लान का तो मैंने इनसे पूछा नहीं। तो ये जीरो समझे कि क्वालिटी ऑब्जर्वेशन होगी और ये ऑब्जर्वेशन बेहतर नहीं मानी जाएगी। इस वजह से हमने इसको शामिल किया है हाउ में कि आपको हर चीज अपने अपने वक्त पर देखनी होगी ताकि एहसास हो कि ये एक प्रोफेशनल क्लासरूम ऑब्जर्वर हैं। लास्ट पॉइंट इज सॉफ्ट क्लोजिंग एंड स्विचिंग। लेट सपोज एक दिन में आपकी स्कूल में टारगेट है कि आपको 4 क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करनी है। आप इंटरनल इदारे के बंदे हैं या आप एक्सटर्नल बाहर से हायर किए गए हैं, यू आर कंसल्टेंट, तो उसमें आपको इसी प्रोफेशनल क्राइटेरिया के तहत आगे बढ़ना होगा जिसको हमने टॉपिक टाइटल दिया है हाउ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। नाउ वी आर गोइंग टू पॉइंट नंबर 3। जी, क्लासरूम ऑब्जर्वेशनल एरियाज। अब क्लासरूम ऑब्जर्वेशनल एरियाज में जब हम जाके क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करेंगे तो कितने एरियाज होंगे जो हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे। जब हम किसी से पूछते हैं लेट सपोज कि सर क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में क्या क्या होता है, कितने एरियाज होते हैं, तो जब हम नंबर ऑफ एरियाज जब हम पूछते हैं तो आपको स्मार्टली क्लियर होना चाहिए कि हमारी क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में कितने एरियाज होते हैं। सर ये में 5 एरियाज हम ऑब्जर्व करते हैं, सर ये हमारे स्टैंडर्ड हिसाब से 6 करते हैं, 10 करते हैं या 15 करते हैं। एज ए क्लासरूम ऑब्जर्वेशन आपको एरियाज ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन 100% क्लियर याद होने चाहिए, ज़हन नशीन होने चाहिए कि जी हमारे एरियाज हैं। सवाल आप 100 कर रहे हो, 10 कर रहे हो, 60 कर रहे हो, 25 कर रहे हो, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। मगर कंडीशन ये है कि आपको अपने एरियाज बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, वहां पर आपको बताना चले कि अब मुझे क्या करना है। तो सबसे पॉइंट नंबर 1 इज टीचिंग मेथडोलॉजी। आप टीचिंग मेथडोलॉजीज को देखेंगे, टीचर की टीचिंग को तो देखेंगे, टीचिंग हो रही है ठीक है, टीचिंग मेथड्स क्या रेलेवेंट हैं या नहीं है। अब इसकी तफसील में हम थोड़ा बाद में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसके एरियाज कौन से हैं, उससे आप ज़हनशीन हो और आपको हमेशा के लिए ये याद हो कि इतने एरियाज हम देखें। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये इंटरनेशनली प्रैक्टिस एरियाज हैं जो इंटरनेशनली भी प्रैक्टिस किए जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 इज सपोर्ट मटेरियल। आफ्टर टीचिंग मेथोडोलॉजी आप सपोर्ट मटेरियल देखेंगे कि टीचर जब टीचिंग कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली सपोर्ट मटेरियल क्या उनके पास मौजूद है या नहीं है। अब इसमें क्या चेक करेंगे, वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन एंड नेक्स्ट स्लाइड्स। Point number 3 is professional teaching skills, teaching methodologies, support material, now professional teaching skills। कि वो वाकई प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स उन टीचर में हैं या जस्ट रीडिंग हो रही है या जस्ट टॉकिंग हो रही है या जस्ट डिस्कशन हो रही है, या उनमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। कुछ स्टूडेंट्स मासूम होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स स्मार्ट लर्नर होते हैं कि वो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के तहत प्रोफेशनली टैकल कर रहे हैं या नहीं। पॉइंट नंबर 4 इज कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक इन तीनों से अलग है। आपकी टीचिंग कितनी अच्छी है, सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स आप में है या नहीं है, मगर एज ए सॉफ्ट स्किल आप में कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। आप कितना सॉफ्टली, कितना अच्छे तरीके से, कितना रिप्लाइंग, कितना आंसरिंग आप हैं, ये वहां पर पता चलेगा। ये आपको मालूम होना चाहिए एज ए क्लासरूम ऑब्जर्वर।
पॉइंट नंबर 5 इज क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट में आप क्या चेक करेंगे, ये हम आगे चीजें सेट करेंगे इंशाल्लाह। पॉइंट नंबर 6 इज क्लासरूम पार्टिसिपेशन के क्लासरूम पार्टिसिपेशन कितनी बेहतर हद तक जा रही है, 10%, 20%, 50%, 60, 100% आउटस्टैंडिंग। ये आप वहां डिसाइड करेंगे क्लासरूम पार्टिसिपेशन कितनी हद तक बेहतर हो रही है। अब क्लासरूम पार्टिसिपेशन में आप क्या देखेंगे, वो इंडिकेटर भी आपको इसी ट्रेनिंग में इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजें डिस्कस होंगी कि आखिर क्या क्या इंडिकेटर्स किस तरीके से हम रेटिंग कर रहे होंगे। पॉइंट नंबर 7 इज टाइम मैनेजमेंट। सारी चीजें, टीचिंग मेथोडोलॉजी, सपोर्ट मटेरियल का इस्तेमाल, प्रोफेशनल टीचिंग स्किल की एप्लीकेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए बच्चों से बात करना, क्लासरूम मैनेजमेंट, पूरी क्लास को किस तरीके से वो आगे लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्लासरूम पार्टिसिपेशन को मुमकिन बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स अपने खुद ही सवाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को टीचर अपने तरीके से भी पार्टिसिपेट करवाता है। टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप देखेंगे। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, अब हमारे पास कितने एरियाज हो गए, क्लासरूम ऑब्जर्वेशनल एरियाज हमारे पास कितने हुए, कितने एरियाज में हम ऑब्जर्व कर रहे होंगे क्लास? 7 areas. 7 एरियाज। ये आपको बिल्कुल 7 आपको जहन में रखना है। ये मैं बीच बीच में भी आपसे पूछते चलूंगा और आखिर में भी आपसे पूछूंगा जब ये स्लाइड हमारे सामने नहीं होगी। तो प्रेजेंट माइंड रहेगा। और ये जो ट्रेनिंग्स होती हैं, ये जो चीजें होती हैं, ये एक अच्छा मौका होता है और इन चीजों से आप भरपूर फायदा उठाएं। आज के बाद आप देखेंगे एज अ सीआरओ आप 7 एरियाज में, अच्छा कोई भी एज अ टीचर आप देखेंगे कहीं भी क्लास में जाते हैं, आप एज अ टीचर हैं तो इन 7 एरियाज से हटके दुनिया की, चाहे एआई आ जाए, चाहे चैट जीपीटी आ जाए, चाहे टेक्नोलॉजी आ जाए, मल्टीमीडिया, एनीथिंग, कोई भी चीज अगर आएगी दुनिया की जिद्दत ही क्यों ना आ जाए, वो इन 7 में लाइक करेगी इंशाल्लाह ताला। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, सीआरओ मेथोडोलॉजी, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन की आखिर मेथोडोलॉजी क्या होगी कि हम बाकायदा इंडिकेटर्स के जरिए ये 7 एरियाज को रेट कर रहे होंगे, रेटिंग कर रहे होंगे, जिसमें हमने माजी में ये भी बात की कुछ पहली स्लाइड में कि हमें बायस नहीं रहना। मैं समझता हूं या समझती हूं कि ये ऐसे हो रहा है, तो ये बात बिल्कुल भी हमारी प्रैक्टिस में सीआर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं समझता हूं नहीं समझता, मगर मेरा फॉर्मेट, मेरा इंडिकेटर, मेरा रेटिंग स्केल और मेरा प्रोफेशनल टेक्निकल स्किल ये कह रहा है कि यहां पर ग्राउंड पे ये चीज हो रही है। जब हम क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वर जाएंगे, लेट सपोज अहमद ईशान एंड आगे अगर कोई क्लास में है जिसका लेट सपोज नाम कहते हैं अहमद, तो वहां पर हम अपना नाम, हम अपनी रिलेशंस सब भूल जाएंगे और एज अ रोबोटिक हम देखेंगे कि वाकई क्या प्रैक्टिसेस हो रही हैं। इसी तरीके से चीजें आकर बेहतर हो सकती हैं। सीआरओ मेथोडोलॉजी में हम देखेंगे कि रेटिंग स्केल यहां पर हमारे पास आप देखें कि कितने एरियाज आ रहे हैं, 5। अच्छा, जीरो के बारे में कोई बताएगा कि वाई देयर इज जीरो, किस हम इसको जीरो टिक करेंगे? किसी भी एरिया में कोई भी सवाल अगर हम कर रहे हैं तो उसमें दूसरा सवाल हम करेंगे ही नहीं, सवाल नंबर 1 पे सर ही हम उसको पूरा क्लोज कर बिगिनिंग देंगे। जी, कोई ऐसी मिसाल आपके जहन में है? आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, आपके पास 7 एरियाज हैं जिसकी बुनियाद पर आप सवाल करेंगे। अगर आपके पास 5-5 हर एरिया में सवाल हैं तो आपके पास होंगे 35 क्वेश्चन, 5 फॉर ईच एरिया। अगर आप कह रहे हैं कि मैं हर एरिया के लिए 10 क्वेश्चन लेके जा रहा हूं और आपके पास फिर होंगे 70 क्वेश्चन। ठीक है, लेट सपोज इन एरिया नंबर 1 यू आर रीडिंग द क्वेश्चन और सामने आप देख रहे हैं, अब मैं जीरो टिक कर रहा हूं। क्या कंडीशन होगी कि आप जीरो टिक करेंगे? ये बहुत आम सा सवाल है, आपके जहन में क्या आ रहा है कुछ? मैं चाहता हूँ ना आप अब चीजों का ना जहन नशीन करें, ऐसे हो कि बस आफ्टर ट्रेनिंग आप कहें कि मुझे ये प्रैक्टिस करनी है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन और लिस्टिंग तक ना रखें। जी, सर आप गए क्लासरूम में और सॉरी, टीचर के पास क्लासरूम प्लानिंग नहीं आप हमें है। बता रहे हैं या किसी से डिस्कस कर रहे हैं? जी 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 जी, आप मुझे बता दें सर। आप कह जी रही जी है जी, जीरो क्या कंडीशन होगी कि आप जीरो करेंगे? मैं गई हूँ ऑब्जर्वेशन करने, लेकिन टीचर के जी पास जी, ना उसका लेसन प्लान नहीं है। ओके गुड। और फिर आप क्या कर देंगे उसको? जीरो यानी जीरो टिक करेंगे, नॉट देखो। अवेलेबल, हाँ नॉट अवेलेबल। जी, और नॉट फिर उसके जो आगे वाले अवेलेबल। जो 4 सवाल होंगे उस पे क्या टिक करेंगे आप? आगे वाले जो 4 सवाल होंगे, एक तो अवेलेबल नहीं है और उसके आगे 4 आगे सवाल हैं। अभी तो आपने पहले जीरो वाली बात की ना सर, जीरो का जी, जवाब दिया कि हाँ आप क्वेश्चन हम्म करें। हम्म, ठीक है। लेसन प्लान से कंसर्न 3 सवाल सर और भी हैं, टीचिंग लेट मेथड सपोज हमारे सामने। जैसे हम नहीं 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 नहीं, साहब देखें, हम इसी पे ही रहते हैं। मैंने जो एग्जांपल दिया, तो एक ही एग्जांपल को हम एग्जांपल लेके आगे चलते हैं ना। तो लेट सपोज लेसन प्लान वाज नॉट अवेलेबल, उसमें अब लेसन प्लान से 3 सवाल और भी हैं।
तो पहले भी लेसन प्लान अवेलेबल है? नो। अब 3 सवाल और भी हैं, तो इसकी जी कोई एक सी सर, एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन दूसरा ये सवाल निकल कौन सा सकता करेंगे है। आप? सर एक क्वेश्चन ये निकल सकता है कि लेसन प्लानिंग में अगर कोई हैंडआउट्स या कोई ऐसा टीचिंग एड्स लिखा हुआ हो लेकिन वो टीचर के पास अवेलेबल ना हो, तो फिर हम जीरो तो पे उस टिक पे कर आप सकते मार्किंग करेंगे? उस हैं। सर नहीं, उस वो पे फिर अवेलेबल जीरो उसके पे टिक पास? कर जीरो पे, क्योंकि सर अवेलेबल नहीं है तो फिर जीरो पे टिक करेंगे, क्योंकि लेसन प्लानिंग बेशक अवेलेबल हो लेकिन लेसन प्लानिंग पे जो नहीं, टीचिंग एड्स देयर या इज, हैंडआउट्स वगैरह। अभी जो हम मिसाल ले रहे हैं ना, उसमें जी जी कंडीशन जी। बन चुकी है कि एक टीचर के पास हम गए हैं, उसके बाद लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है। मेरे पास लिखा हुआ था कि क्या टीचर के पास लेसन प्लान अवेलेबल है? नो। अब मेरा दूसरा नंबर सवाल कह रहा है कि क्या टीचर का लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है या नहीं है। नंबर 3 सवाल कह रहा है कि क्या टीचर के लेसन प्लान में सपोर्ट मटेरियल, टीचिंग मेथोडोलॉजी उन्होंने लिखी हुई है, बनाई हुई है, नहीं। तो मेरे पास 3 से 4 सवाल है। तो सवाल नंबर 3 में मैं क्या लिखूंगा? टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में मुझे क्या लिखना चाहिए? क्या रेटिंग देंगे आप? जीरो। लेसन नहीं है। प्लान टीचिंग मेथड, 0। ये कैसे पता चलेगा सर हमें? टीचर बताएगा कि इनके पास नहीं है? कैसे सर आपने वो अज्यूम सर किया उसकी वो ये तो सब? टीचिंग में ऑब्जर्व करने के पता बाद चल सर वो जाएगा। ऑब्जर्व करने के बाद पता चलेगा कि टीचर का जो टीचर की जो नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड वो है नहीं नहीं या नहीं 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 है। नहीं नहीं नहीं, अभी हम एक सेक्शन में इधर खड़े, ऐसे चाहे नहीं आप होगा। आते हैं ऐसे बेहतर है। सर ऐसे जी पता जी जी चलेगा जी। जब सारा पीरियड हम लेके उनका ऑब्जर्वेशन करके हम देखेंगे कि उसने लेसन प्लानिंग के तहत क्लास ली है या नहीं ली सर है, उस वक्त भी पता चल जाएगा। सर मैं आ रहा हूँ सर, आपको लेके मेरी पॉइंट जो थी ना, आप खुद ही समझेंगे कि सवाल क्या था और किस तरफ हमें जाना था। सवाल इसने ये, आंसर में इसने ये दिया था, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक एग्जांपल को आगे लेकर चले ना, ताकि चीजों को थोड़ा समझ में आए। तो इसने ये कहा था कि हम्म। लेसन प्लान सर इनके पास अवेलेबल है ही नहीं। मैं तो कर देंगे उस पे नॉट अवेलेबल टिक। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 भी लेसन प्लान से ही कंसर्न है, ठीक है। उसके बारे में लिखा हुआ था कि इनके पास लेसन प्लान इस पर स्टैंडर्ड है या नहीं है, उसमें टीचिंग मेथोडोलॉजीज है या नहीं है। याद रखिएगा, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो अंडरस्टूड होते हैं। अगर सबसे पहले टीचर ने ये कह दिया कि लेसन प्लान अवेलेबल नहीं है, तो मीन्स डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है, उसकी टीचिंग मेथोडोलॉजी एनीथिंग हमें पता ही नहीं चलेगा। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे सवाल होते हैं, तो आपको ध्यान में यह भी रखना है कि कुछ ऐसे सवाल हम मुख्तलिफ जगहों पे बार बार पूछ रहे होते हैं। कुछ टीचर्स, कुछ क्लासरूम ऑब्जर्वर्स जब टिक मार्क लगा जाते हैं, टिक 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 एंड टिक, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन फॉर्मेट तो फिल हो गया। हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई वो उन्होंने वाकई क्लासरूम ऑब्जर्व की भी या नहीं की? तो इस तरीके से पता चलता है कि कुछ इंडिपेंडेंट सवाल हम करते हैं, सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से, ठीक है। तो उसमें आप देखेंगे कि वेरी पुअर, वीक, एवरेज एंड गुड एंड एक्सीलेंट, ये सारी हमारी ये रेटिंग स्केल, ठीक है। अब हम आते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी की तरफ। सबसे पहले देखें आप, मेक श्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन लेसन प्लान, नजर आ रहा है सबको? अब इस पे हम रेटिंग स्केल में क्या करेंगे? अगर उनके पास अवेलेबल नहीं है, तो मिसाल को आगे लेके चलते हैं कि नहीं है, तो फिर हम क्या कहते हैं कि सेलेक्ट एप्रोप्रिएट टीचिंग मेथड ऑफ फॉर द कंटेंट। सवाल बनेगा ही नहीं, ऑटोमेटिकली क्वेश्चन नंबर 2 स्किप हो जाएगा। तो ये कंडीशनल कुछ सवाल होते हैं जो हम रखते हैं, ताकि हमें क्लासरूम ऑब्जर्वर का भी पता चले कि वाकई वो क्लासरूम ऑब्जर्वेशन सही भी कर रहे हैं या नहीं। तो दिस इज नॉट अ गेम टू मार्क द टिक, बट उसको हमें प्रोफेशनली और टेक्निकली देखना भी होता है। पॉइंट समझ में आ गई सबको कि मैं क्या कहना चाह रहा था? अब क्लियर है पॉइंट? कंडीशनल क्वेश्चंस, जी सर। जी जी, कंडीशनल क्वेश्चंस में ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कंडीशनली कंसर्न विद क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर वन में अगर नो आ गया, यस आ गया, तो गो ऑन यू आस्क क्वेश्चन 2 एंड 3। उसके बाद आप देखेंगे कि टीचिंग मेथोडोलॉजी, सबसे पॉइंट, क्लियरली स्टेट द लेसन ऑब्जेक्टिव्स, रिलेट आइडियाज टू प्रेयर नॉलेज, जो आइडियाज दे रहे हैं वो अपनी बच्चों की माजी की जिंदगी के साथ जोड़ भी रहे हैं या नहीं। शेयर रियल लाइफ एग्जांपल्स इन एवरीडे लाइफ, अपनी जिंदगी के साथ उनकी कनेक्टिविटी शो करनी है। एक्सप्लेन बेस्ट, अच्छा ये बात याद रखिएगा कि ये जो सामने चीजें लिखी हुई हैं, ये मैं आपको सिर्फ पढ़ के नहीं बताऊंगा, ये सिर्फ आपके लिए सामने रखी गई कि टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए कौन सी चीजें आती हैं। अब कुछ क्वेश्चन हो गए लेसन प्लान के हवाले से, दो ऑब्जर्वेशन एरियाज में। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्जर्वेशनल एरियाज, जो साथ डिस्कस किए हैं हमने। अब उसके बाद टीचिंग मेथोडोलॉजी में आप क्या और देखेंगे कि टीचिंग मेथड्स, आपने देखा होगा टीचिंग मेथड्स एंड टीचिंग स्किल, दो पॉइंट्स एरियाज आपस में मैच हो रहे थे। अब आपसे जब सवाल किया जाएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो तकरीबन आंसर सेम सेम आ रहे होते हैं, मगर देयर इज अ बिग डिफरेंस इन टीचिंग मेथोडोलॉजी। डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, सेम क्वेश्चन सेम टॉपिक, मगर उसके
अलग अलग पर्सपेक्टिव में बच्चों को बताते हैं कि बेटा आपका ताल्लुक आप, जैसे कि अब हम कराची में एक यूनिवर्सिटी में होते हैं साथ, तो वहां पे पंजाब के भी लोग होते हैं, बलूचिस्तान के भी लोग होते हैं, सिंध के भी लोग होते हैं, मुख्तलिफ एरियाज के लोग होते हैं। तो सबका सोचने का पर्सपेक्टिव अपना अपना होता है, मगर उनका जो टारगेट समझाने का होता है वो एक ही होता है। तो उस तरीके से हम स्टूडेंट्स को भी, क्या हमारा टीचर लेके चल रहा है या सबको एक ही तरीके से लेके चल रहा है। तो रीस्टेट क्वेश्चंस एंड आंसर व्हेन नेसेसरी। कभी कभी ऐसा होता है कि टीचर अपने हिसाब से तो चीजें बोल रहा होता है, जैसे कि लेट्स सपोज आई एम आस्किंग स्टूडेंट्स बेटा 2 + 2 = 4, बच्चे कहेंगे यस। लेट्स सपोज व्हेन आई एम आस्किंग 3 + 1, तो बच्चे सोच में पड़ जाएंगे। इफ स्टूडेंट्स आर नॉट आंसरिंग द 2 + 2 = 4, 3 + 1 का अगर आपके पास आंसर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स आर ओनली लिसनिंग बट स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग। टीचर टीचिंग तो बेहतर कर रहा है, मगर टीचिंग मेथोडोलॉजीज में थोड़ा सा बेहतरी लाने की जरूरत है। इसी तरीके से आप रेटिंग स्केल में आप 5, 0, 3, 2, 1 ऐसे रेटिंग स्केल डाउन करते जाएंगे, और इसी तरीके से रेटिंग स्केल आप अप करते जाएंगे। लेवल ऑफ रेटिंग स्केल आप ग्राउंड पे देखेंगे आपका कितनी हद तक बेहतर हो रहा है। यूज डिफरेंट स्ट्रेटजीज टीचिंग लेसन एंड कंक्लूड्स बाय समराइजिंग मेन आइडियाज, कि वाकई सारे आइडियाज को वो समराइज भी कर रहा है या नहीं, या ऑटोमेटिकली लेट सपोज टाइम खत्म हो गया, आप कॉपी चेक करें, नो, उसको समराइज भी करना होता है। ये सारी चीजें आपको चेक करनी होंगी। प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स। अब थोड़ी देर पहले हमने क्या चीजें डिस्कस की? टीचिंग मेथोडोलॉजी। अब आपके जहन में सवाल एक बेहतरीन आ रहा होगा कि सर प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स और टीचिंग मेथोडोलॉजी तो एक ही चीज है, मगर ये एक ही चीज नहीं है। अब देखिए कि प्रोफेशनल सपोर्ट मटेरियल में ये क्या चेक कर रहे हैं। टीचिंग एड्स रेलिवेंट टू कंटेंट एंड यूज इंस्ट्रक्शनल सपोर्ट मटेरियल इफेक्टिवली। बाजू का कुछ लोग कहते हैं कि सर हम गरीब स्कूल हैं, हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं है, मगर टीचर को याद होना चाहिए कि मैं टीचिंग से रिलेटेड लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल भी अवेलेबल कर सकता हूँ। ऐसे बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी न किसी तरीके से आप स्टूडेंट्स को सपोर्ट मटेरियल इस्तेमाल ना करें, इस बात का रोना रोते हुए कि सर हमारे पास फंड्स अवेलेबल नहीं है। नो, फंड्स अवेलेबल हैं तो बेहतर से बेहतर चीजें अवेलेबल करें। अगर फंड्स अवेलेबल नहीं है तो कोई न कोई हिकमत लिखकर चीजें अवेलेबल करें, ताकि स्टूडेंट्स आपकी बात अच्छे तरीके से समझ सकें। if you get fail in organizing and arranging any kind of support material, तो हमारे लिए सवाल या निशान है कि मैं क्या टीचर हूँ, क्या मुझे सपोर्ट मटेरियल का वाकई भी पता है या नहीं है। अगर पता है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा, होना चाहिए। ट्राई योर लेवल बेस्ट। उसके बाद एक प्रोफेशनल टीचिंग स्किल्स शेयर्स इंफॉर्मेशन अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक। वो चीज जो उसकी टीचर की अपनी जिंदगी से गुजरी हो, मिसाल देने में उसके लिए फायदेमंद साबित हो। रिमेन्स फोकस वाइज आंसरिंग द वाइल आंसरिंग द क्वेश्चंस। वो स्टूडेंट्स को फोकस करता है। अगर एक स्टूडेंट आंसर दे रहा है तो अचानक बच्चे अपनी नादानी में दूसरा स्टूडेंट भी सवाल कर लेता है, उसको पता नहीं था वो मासूम होता है। तो क्या टीचर उसका सवाल भी जहन में रख रहा है या सिर्फ एक जगह पे ध्यान दे रहा होता है? इनकॉर्पोरेट स्टूडेंट रेस्पॉन्सेज। स्टूडेंट रेस्पॉन्स को एक स्टूडेंट्स के जरिए दूसरे स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करता है या नहीं करता। उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेट्स अदर करिकुलम सब्जेक्ट्स इन द लेसन। मतलब सब्जेक्ट्स का मतलब ये नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट में दूसरा कर रहे होंगे, मगर दूसरे सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे होंगे। लेट सपोज कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो इंग्लिश में होते हैं, साइंस में भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं इंग्लिश में भी होते हैं, पाकिस्तान स्टडी में भी होते हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो रिलीजियस टॉपिक्स होते हैं, बीबी खदीजा या हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या दूसरे रोजा। मतलब बहुत से ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो दूसरे कंसर्न बुक्स में भी होते हैं। क्या टीचर उन सारी चीजों को इंटीग्रेट भी कर रहा होता है या अपने सब्जेक्ट को ही पढ़ा रहा होता है? तो सब इंटीग्रेशन ऑफ अदर सब्जेक्ट्स टू द लेसन। अगर उसको पता होगा, एक प्रोफेशनल टीचर होगा, तो उसको जरूर पता होगा कि इन टॉपिक्स ये टॉपिक्स हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स में भी पढ़ाए जा रहे हैं। यूज चॉक बोर्ड इफेक्टिवली। चॉक का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है, फॉन्ट्स उसके कैसे लिखता है, राइटिंग उसकी बेहतर है या नहीं है, इस तरीके से खड़ा हो रहा है कि बाकी स्टूडेंट्स को भी नजर आए, या सिर्फ अपनी खाना पूरी कर रहा होता है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं। और इन चीजों इनमें से एक भी चीज को भी, लेट सपोज हम दो सी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, इनमें से अगर एक भी अगर आप देखेंगे, ये मैं समझता हूँ कि अगर ना हो तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आप सिर्फ इसमें से किसी भी पॉइंट पे अगर आप फिंगर पॉइंट रेज करके आप कहेंगे ये समझते हो, एक को निकाल दिया जाए। ऐसे है कि समझे कि जैसे कि मोती की माला, उसमें से अगर एक मोती भी माला अगर रस्मी से अलग हो जाए तो सारी बिखर जाती है। तो ये सारी चीजें अपनी अपनी जगह पे एक खास अहमियत रखती हैं। मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स प्रैक्टिकल यूज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। उनमें क्यूरियोसिटी तजस्सुस पैदा कर रहा है नहीं कर रहा, उनको मजबूर कर रहा है कि मेरे जहन में कोई सी चीज पैदा हो जिसमें मजबूर हूं। या सिर्फ वो पन्ने काले करवाने में, पेपर पास करवाने में, मिड टर्म की मार्क्स अच्छी अच्छी दिलवाने में,
मेहनत कर रहे हैं, या बच्चों को वो कॉन्सेप्ट भी दे रहा है ताकि हमारा बच्चा आगे चल के साइंटिस्ट भी बन सके, एक आईटी एक्सपर्ट भी बन सके, या दूसरी फील्ड्स में उसका ध्यान आगे आगे जा सके। जी। कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीक्स ऑडिबली एंड क्लियरली, क्या वो बच्चे उनको सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं। बहुत से टीचर्स को ये देखा गया कि छोटी क्लास और कम स्टूडेंट्स के बावजूद भी स्टूडेंट्स उनको समझ नहीं रहे होते। ये एक हैरानकुन बात है, मगर ये सच है। एग्जिबिट्स, क्योंकि वो आजकल वेरिएशन तो है ना, हम ये नहीं कह सकते कि सारी जगहों पे सेम सिचुएशन है। एक क्लासरूम ऑब्जर्वर है, कहीं पर आपको क्या सिचुएशन मिलेगी, कहीं पर आपको क्या सिचुएशन मिलेगी, तो आप हर सिचुएशन को परसीव करना, समझना, ध्यान में रखना तमाम जरूरी है कि ये सिचुएशन हो सकती हैं। एग्जिबिट्स एब्सेंस, वर्बलाइज्ड पॉजेज, जब वो हम पढ़ाते हैं तो क्या वो खुद इतना कॉन्फिडेंट नहीं है या बाकी फुल कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बच्चे आपसे सीखते हैं, आपकी शख्सियत से, आपकी बातों से, आपके अंदाज से। There is intonation patterns to keep students alert, use understandable language। किताब में ठीक है, चलें थोड़ी मुश्किल लैंग्वेज लिखी हुई है, क्या उसको आसान करके भी बता रहा है, नहीं बता रहा। gives enough time to respond the क्वेश्चंस का आंसर देते हुए क्या कहते हैं कि ज्यादा टाइम तो नहीं ले लेते, ताकि पता चला कि क्लासरूम आखिर तक टाइम पर चल ही नहीं सकी। तो डजेंट पास डिफेक्टरी रिमार्क्स ऑन स्टूडेंट्स इग्नोरेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी नादानी में कुछ ऐसे सवाल करते हैं जिनको बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, अपने अच्छे अंदाज के जरिए उसको कवर करता है या नहीं करता। पॉइंट, अब नेक्स्ट बात है हम क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट मैनेजमेंट आपने बहुत सुनी होगी, और जब भी आपके कोई ना कोई टॉपिक होगा तो इसी के इर्द गिर्द होगा, मगर आप आज बड़े फोकस्ड विथ 7 एरियाज। ईच एरिया इज हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ये मैं आखिर में आपसे सवाल करूंगा कि कितने पार्टिसिपेंट्स एक्टिव अलर्ट बैठे हुए हैं। आपसे सवाल होगा, लेट सपोज कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कितने, कम्युनिकेशन स्किल एरिया में कितने हमारे पास सवाल थे, तो आप इस आंसर देने के काबिल हों। जी। कौन बताएगा कम्युनिकेशन स्किल्स जो एरिया है हमारा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन, तो उसमें कितने क्वेश्चंस हैं? जी। एनीवन ऑफ यू? 7 सर। गुड, जबरदस्त सर। क्लासरूम मैनेजमेंट सर, आप में से कोई भी मुख्तलिफ स्टूडेंट से रिस्पॉन्स करें। सर 9 9। जी सॉरी, नहीं, दोबारा देखें। 10। 10 है सर। बस दो ठीक है, 10। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ एरियाज, ईच एरिया, हाउ मेनी क्वेश्चंस, ये सारी चीजें आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए कि किस तरीके से हम चीजों में आगे बढ़ रहे हैं। इन क्लासरूम मैनेजमेंट इनकरेजेस म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग स्टूडेंट्स, जब तमाम जरूरी है। कॉल द स्टूडेंट्स बाय देयर नेम्स, अपने स्टूडेंट्स को अपने नाम से पुकारा जाए। ज्यादा रिस्क टीचर्स को मैंने ये सुनते हुए देखा है, नाम क्या पुकारेंगे, क्या नाम है आपका, दिस इज वेरी बैड। बच्चों को अपने नाम से पुकारें, सालों गुजर चुके हैं स्टूडेंट्स को, मैं कुछ लोगों की ये रेगुलर प्रैक्टिस होती है कि वो नॉन प्रोफेशनल स्टाइल रखते हैं, तो ये भी चीज मैटर करती है कि प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल की किस किस तरीके से हमारे टीचर और हम टैकल करते हैं, डील करते हैं। आस्क क्वेश्चन टू द होल क्लास, ऐसे ना कि सामने वाले स्टूडेंट से सवाल हो गए और होशियार होशियार अहमद का पता था, शाहजहा का पता था, ये तो आंसर देगी, हाँ क्या आप बताएं, पीछे जो आसिया बैठी हुई थी या कोई दूसरा स्टूडेंट बैठा हुआ था वो वीक था तो उसे सवाल ही नहीं किया। क्लासरूम ऑब्जर्वर जब बैठा हुआ है ना, तो क्लासरूम टीचर सबसे होशियार स्टूडेंट से सवाल कर रहे होते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि जो चीज बच्चे खामोश बैठे हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करे, क्या उनसे भी सवाल आप टिक मार्क 5 पे नहीं करेंगे, हाईएस्ट रैंकिंग पे नहीं करेंगे। आप देखेंगे स्लो रहना, तो पीछे खामोश बैठे थे, बार बार एक ही वो पार्टिसिपेशन हो रही थी, इसका मतलब क्लासरूम पार्टिसिपेशन रेटिंग डाउन होगी। हर एंगल से, हर एरिया से अगर क्वेश्चन हो रहे हैं, दैट्स गुड, इसका मतलब कि स्लो लर्नर, फास्ट लर्नर, मॉडरेट लर्नर, सबसे सवाल जवाब हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों का बड़े स्मार्ट तरीके से आप आपको जो करियर लास्ट में स्लाइड आप देखेंगे ना, जब आपका किस तरीके से आप अपनी एज ए टीचर आगे बढ़ रहे होते हैं। मुझे लग रहा है बहुत सी टीचर ने सोचा है कि ये टीचर टीचर ही रहता है हमेशा। टीचर, टीचिंग के शोबे में अंदर भी बहुत से करियर्स होते हैं। इंटरनेशनली जब हमने देखा कि वो अपने टीचिंग शोबे में आगे बढ़ रहा था, आज आखिर में आप देखेंगे कि किस तरीके से एक टीचर भी अपने शोबे में आगे बढ़ सकता है। अलाउ स्टूडेंट्स रेज देयर हैंड्स, सीटिंग प्लान उसका कितना बेहतर है, डिस्प्ले ऑफ स्टूडेंट वर्क, क्लासरूम क्लीनिनेस, लाइट, क्लासरूम लाइट कितनी हद तक क्या कहते हैं रोशनी क्लास में मौजूद है, और आप देखेंगे क्लासरूम टेम्परेचर कंफर्टेबल और नॉट। ठीक है, सोलर है नहीं है, लाइट है नहीं है, मगर हमें तो स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं ना। स्कूल कितना गरीब है, कितना अमीर है, हमें इससे ताल्लुक नहीं है। आपकी कोई भी चीज बायस ना हो, नहीं है तो मतलब नहीं है। और रीजन हम बाद में चेक कर सकते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर रिकमेंडेशन देंगे कि जिन रीजन थे जिसकी वजह से चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं या नहीं है।
moves purposefully in the classroom, क्लास वो एज ए क्लासरूम मैनेजर अच्छे तरीके से हर स्टूडेंट के करीब करीब से गुजर रहा है या नहीं गुजर रहा। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, क्लास पार्टिसिपेशन, बच्चे शिरकत कर रहे हैं नहीं कर रहे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो पुश पुश करने से सवाल करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स खुद ही सवाल करते हैं। इंकरेजमेंट टू स्टूडेंट्स, आस्क क्वेश्चंस टू एनहांस अंडरस्टैंडिंग, क्या वो टीचर खुद भी सवाल करता है या स्टूडेंट्स के सवाल करने को इनकरेज भी करता है या नहीं करता। कुछ टीचर कहते हैं टाइम नहीं है बस क्लास में पूछेगा, नो, ये स्टूडेंट्स का राइट। आप खुश नसीब टीचर्स वो होते हैं जिनसे बच्चे सवाल करते हैं। इंश्योर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन डिस्कशन, उस स्टूडेंट्स को बाकायदा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट को भी बाकायदा वो यकीनी बनाता है। दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर। क्लासरूम में नहीं है माहौल तो टीचर को माहौल बनाना है, दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो टाइम की किल्लत, हालात, दूसरी चीजें, एक्सक्यूजेस और इन चीजों से हटके हम ये क्या कहते हैं कि अर्थ करेंगे कि वाकई एज ए क्लासरूम ऑब्जर्वर हमें चीजें देखनी है, और अगर एज ए टीचर भी मुझे इन चीजों से क्या कहते हैं गो थ्रू होना है। ठीक है, आज हम 60 पे हैं, कल 70 पे होंगे, फिर कल 50 पे आ जाएंगे, लेट सपोज फिर 75 पे आ जाएंगे। तो आस्ता आस्ता हम अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ बेहतर होते जाएंगे। आप देखेंगे कि विदाउट अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स भी हम चीजों को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि एक ही रोना होता है, फंड्स नहीं है, सैलरी कम है। मगर एक प्रोफेशनल टीचर कभी भी अपनी सैलरी को और इन फंड्स की अवेलेबिलिटी को रीजंस नहीं बनाता। वो क्रेजी होता है, वो कहता है कि मुझे बच्चों को ये चीज समझानी है। वो पेपर को भी क्या कहते हैं कि फोल्ड करके भी उनको किसी न किसी तरीके से मैटर पढ़ा सकता है। ठीक है, प्रोवाइड टाइम इन टाइम मैनेजमेंट प्रोवाइड्स एप्रोप्रिएट टाइम टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ लेसन। अपने लेसन की डिस्ट्रीब्यूशन इसने इस तरीके से की थी कि मैं अपनी चीजों को बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकूं, और डिलीवर्स लेसन इन अलॉटेड टाइम इफेक्टिवली। सीक्वेंस द मेन कंपोनेंट्स ऑफ इंट्रोडक्शन, वो सी चीज होती है जिसको आप फोकस ज्यादा देते हैं, कभी कभी कुछ चीजों पर आप फोकस कम देते हैं, इट डिपेंड्स। जब आप क्लास ऑब्जर्वेशन पर जाएंगे तो हो सकता है कि स्कूल में आप एक चीज को अलग पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, दूसरे स्कूल में अलग पर्सपेक्टिव में देख रहे हो, मगर चीज प्रैक्टिस में तो होती है, मगर उस पर अंदाज अलग अलग होते हैं लोगों के। आपके पास एक ओशियन ऑफ थॉट्स, एक सोच का समंदर, एक इंडिकेटर्स का समंदर आपके जहन में होना चाहिए। और मुख्तलिफ लोग किस किस तरीके से ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिर्फ पेपर पे ही डिपेंड नहीं करना, मगर आपके जहन में भी वो चीजें होनी चाहिए कि जो जो मेरे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है ये जाहिर तरीके से मैच नहीं हो रहा, मगर इसने ये प्रैक्टिस कर ली थी। बाद में भी आप चेक कर सकते हैं, और जल्दी जल्दी टिक मार्किंग आप नहीं करेंगे, ताकि कुछ चीजें आपको आखिर में भी पता चलती हैं कि वाकई ये चीजें तो प्रैक्टिस में हो रही थी। तो इस क्लासरूम ऑब्जर्वर जल्दी से सारी चीजें टिक नहीं करता, उनको अपना अपना सही टाइम देता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी इजाजत देते हैं, कहते हैं कि वाकई ये क्लासरूम ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि आपको अपनी जो सर्विसेज हैं। अच्छा, मुझे मुझे एक सवाल है आपसे कि प्रोडक्ट, हमारे स्कूल में टीचर की प्रोडक्ट क्या होती है? हम कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी जा रही है। आप सब पार्टिसिपेंट से सवाल है कि प्रोडक्ट के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल शॉर्ट आंसर चाहिए मुझे। प्रोडक्ट प्रोडक्ट से स्टूडेंट मुराद की हमने प्रोग्रेस। जितना भी पढ़ाया है उसका नहीं, आउटकम, वन वर्ड उसकी में सर, सर रिजल्ट, सर सर उसका सर जो वन वर्ड में, वन आउटपुट। वर्ड में, वही तो पूछ रहा हूँ सर, आउटपुट ही पूछ रहा हूँ, वो क्या है? ये तो सवाल है। रिजल्ट जो दूसरी नंबर टीचर स्लाइड में ने मैंने बताया पढ़ाया था, है। स्लाइड में पहली पहली स्लाइड थी जो हमारी एरियाज वाली, उसमें उससे पहले एक फर्स्ट या सेकंड नंबर पे लिखा हुआ, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ था टीचर, टीचिंग। अब कुछ याद आ रहा है आपको? स्टूडेंट, कुछ याद आ रहा जी है? हाँ। हम स्कूल की जो बेस्ट प्रोडक्ट है मार्केट में जो जाती है, वो हमारे स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट लर्निंग, हमारे स्टूडेंट्स, अवर स्टूडेंट्स आर अवर प्रोडक्ट्स। ये हमारी प्रोडक्ट है जो हमारे पास खाली दिमाग लेकर आता है, जब वो जाता है तो बाकायदा मुआशरा भी उसको देख के रश करता है कि ये इस स्कूल का स्टूडेंट है। एक बेहतरीन बाकायदा एक स्कूल में पढ़ाई हो रही है, एकेडमिकली एक्सीलेंट, कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको वो वर्स्ट है, बिल्कुल बिलो द एवरेज है। आप क्या समझते हैं? एकेडमिकली तो बेहतर है, मगर सोसाइटी क्या कहेगी? ये बच्चा अच्छा है या बुरा है? एकेडमिकली गुड, कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जीरो। जी, सोसाइटी क्या कहेगी? द प्रोडक्ट इज गुड, एक्सीलेंट और वर्स्ट? नो सर, द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, क्योंकि सर नॉट गुड, नॉट स्कूल, गुड, वर्स्ट। जी, नो सर, द प्रोडक्ट इज नॉट गुड, क्योंकि सर स्कूल्स गुड। सिर्फ एजुकेशन के लिए नहीं है, एथिकल और जो मॉरल वैल्यूज है वो भी जी जी हमें जी जी, सिखानी चाहिए बच्चे को प्रॉपरली। जब बिल्कुल तक वो बिल्कुल, एथिकली मगर करेक्ट नहीं होगा तो सर वो मुआशरे अ, के लिए जो है ना वो सही साबित नहीं होगा।
बिल्कुल बी बीइंग टू द पॉइंट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट है उसको सोसाइटी ने एक स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने देखा ना स्टैंडर्ड्स बनाए, तो सोसाइटी के पास भी रेडीमेड स्टैंडर्ड्स हैं कि स्टूडेंट को क्या क्या देगा। हम एज अ पेरेंट भी अगर किसी और स्टूडेंट को देखें तो हम यही चीजें देखेंगे उसमें एकेडमिकली क्या कहते हैं कि दोनों चीजें अवेलेबल हों, सिर्फ एकेडमिक्स ही बेहतर ना हो। एक स्कूल बेहतरीन इंग्लिश पढ़ा रहा है, बेहतरीन साइंस पढ़ा रहा है, मगर एक ऐसे ऐसे स्कूल हैं मगर वहां पर पेरेंट्स एडमिशन दिलाने के लिए तैयार नहीं है, उनके पास पैसे भी हैं, बहुत कुछ है, मगर वो कह रहे हैं कि नहीं, वो कह रहे हैं कि ये इतना होशियार है, मगर वो कहते हैं कि यहाँ पर ये तो मसले हैं। तो हर पर्सपेक्टिव में, हर एंगल पे चीजों को देखा जाता है। आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आपने पहले कभी सुना है आईएसओ? ये इदारा स्टैंडर्ड्स तय करता है दुनिया के लिए कि किस इदारे में क्या क्या होना चाहिए और किस किस स्टैंडर्ड पे होना चाहिए। हमारे एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स किसी को बताएंगे? ये 9001 कोड लिखा हुआ है फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन स्टैंडर्ड्स का। कोई कोड पता है आपको, इंटरनेशनल कोड, किसी को भी? एनी पार्टिसिपेंट? इंटरनेशनल नो कोड सर। फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये है 21001। ये अपनी पेपर पे आप लिख लें, इस पे इंटरनेट पे जाएं, लिखें आईएसओ 21001। दुनिया में तालीम के लिए आईएसओ क्या कहता है कि एक तालीमी इदारे में क्या क्या होना चाहिए और क्लासरूम ऑब्जर्वेशन में पूरे सिस्टम को बेहतर करने क्या क्या होना चाहिए। उसमें एक छोटा कंपोनेंट होगा क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। तो आईएसओ इदारा तय करता है कि आखिर आपको आगे बढ़ने में क्या करना है। अब आते हैं मॉनिटरिंग में। थोड़ी देर पहले हम क्या सीख रहे थे? ऑब्जर्वेशन। और अब आप देख रहे हैं कि मॉनिटरिंग एंड इट्स रोल इन सीआरओ। मॉनिटरिंग एंड इट्स रोल इन सीआरओ इस तरीके से है कि जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं और उनमें आप देखेंगे कि ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन इन ऑब्जर्वेशन, जब कलेक्शन ऑब्जर्वेशन सारी हो रही होती हैं तो आखिर में हम कहते हैं कि हमारी मॉनिटरिंग क्या होगी? मुकम्मल हो गई। सो इंडिविजुअली ऑब्जर्वेशन इटसेल्फ इज नथिंग, कलेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज मॉनिटरिंग। इम्पैक्ट ऑफ क्लासरूम ऑब्जर्वेशन इन सिस्टम ग्रास रूट लेवल, जी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इम्पैक्ट कैसा आएगा, सोसाइटी पे कैसा आएगा। जिस तरीके से रूट्स, जड़ों का ताल्लुक अपने फूल दरख्त के फल से है, उसी तरीके से क्लासरूम ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक हमारे सिस्टम के साथ है। रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, ये आप देखेंगे कि अगर एक स्टूडेंट एशाजिया, टीचर एशाजिया जिसकी ऑब्जर्वेशन की गई थी, और किस तरीके से किस एरिया में, आप देखें सातों एरियाज में कहां कहां पर किस किस तरीके से वो टीचर बेहतर जा रहा है। इस तरीके से अगर आप सिस्टम की ऑब्जर्वेशन करेंगे तो इसी तरीके से सबकी अलग अलग रेटिंग आ रही होगी। आपके पास कितनी पॉइंट थी? 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5। सबका एग्रीगेट निकालेंगे, एक एवरेज निकलेगा। और अगर आप रेटिंग आप करेंगे, हर क्लास में, हर स्कूल में अपनी अपने तरीके से आपकी रेटिंग होगी। आप अब देख रहे हैं कि टीचर का करियर क्या है। आखिर ये ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद बहुत से इदारे होते हैं जो ये हजारों रुपए अटेंड अटेंड देकर फिर ये ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, जिसकी तो डिटेल ट्रेनिंग होती है। ये तो हमारे पास सिर्फ 1 आवर था। तो एक टीचर जब क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को प्रोफेशनली समझता है तो वो क्या बन जाता है? क्लासरूम ऑब्जर्वर। उससे बेहतर अगर उसको प्रमोशन मिलता है वो क्या बनता है? टीचर एजुकेटर। फिर दूसरों को समझाते हैं कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसे होगी। फिर वो क्या बन जाता है? टीचर ट्रेनर। डिफरेंट पर्सपेक्टिव में वो ट्रेनिंग्स देने शुरू हो जाते हैं, देने लगते हैं। उसके बाद होता है टीचर ट्रेनर के बाद टीचर ट्रेनिंग्स मैनेजर। आप कहते हैं कि अब मुझे, मैं एक सीआरओ भी था, टीचर भी था, सीआरओ भी था, उसके बाद मैं टीचर एजुकेटर भी, लोगों को भी बताया मैंने कि क्लासरूम ऑब्जर्वेशन कैसे होगी, टीचर ट्रेनिंग्स भी मैंने कंडक्ट की। अब मैं दूसरों के लिए ट्रेनिंग्स मैनेज करता हूं लोगों के जरिए। उसके बाद वो आता है ट्रेनिंग मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग डायरेक्शंस की तरफ कि दुनिया में या पाकिस्तान में पूरे सिस्टम को कैसे बेहतर किया जाए। तो ये एक टीचर सीआरओ के बाद सारे एरियाज में, मगर पर्सपेक्टिव क्या होगा? सिर्फ फोर्स का टाइम हो गया है। इजाजत है पार्टिसिपेंट्स?